आज़ादी के 75 साल मनाते हुए हर हाथ में झंडा और हर दिल में राष्ट्रगीत है। ऐसे में हम आ पहुंचे हैं गेट वे ऑफ इंडिया पर, जिसे मुंबई का ताज भी कहा जाता है। आज़ादी की लड़ाई में गेट वे ऑफ इंडिया की एक अहम भूमिका है। ब्रिटिशर्स का आखिरी ट्रूप गेट वे ऑफ इंडिया से ही रवाना हुआ था और इस तरह खत्म हुआ था भारत पर ब्रिटिश राज। गेटवे ऑफ इंडिया भारत देश की आर्थिक राजधानी माने जाने वाले शहर मुंबई के अपोलो बंदर क्षेत्र तट पर बना है। इसे मुंबई के ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। इस स्मारक का निर्माण किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी की भारत की यात्रा के उपलक्ष्य में सन 1911 में किया गया था। लेकिन इस स्मारक को बनवाने की मंजूरी 1914 में मिली और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य 1920 में शुरू किया गया और 4 साल की मेहनत के बाद इसका निर्माण कार्य 4 दिसंबर साल 1924 में पूरा हुआ और इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। गेटवे ऑफ इंडिया की सबसे रोचक बात यह है कि भारत की आजादी के बाद अंग्रेज अपनी सेना को इसी गेट से बाहर ले गए थे। देश के इस पौराणिक स्थल को बनाने में 21 लाख रुपए साल 1924 में लगे थे और इसका खर्च भारत सरकार ने उठाया था। इस स्मारक के आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें जाने माने आर्किटेक्ट जॉर्ज विटिट ने रोमन विजय मेहराब और गुजरात की 16वीं शताब्दी के आर्किटेक्चर को देखते हुए निर्माण कार्य करवाया था। इस स्मारक में बने मेहराब के प्रत्येक तरफ 600 लोगों की क्षमता वाले हॉल देखे जा सकते हैं। हर दूसरे सेकंड में स्मारक को छूती समुद्र की लहरों को देखना एक अद्भुत अनुभव देता है। गेटवे ऑफ इंडिया से शिवाजी की प्रतिमा को देखने का अपना ही एक अलग अनुभव होता है। देश के सभी पौराणिक स्थलों में घूमने के लिए जहां आपको शुल्क देना होता है, वहीं मुंबई के इस ताजमहल को देखने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना होगा। यहाँ पर जाने का अच्छा समय अक्टूबर से लेकर मार्च महीने के बीच के दौरान के समय को माना जाता है। इस समय मुंबई का वातावरण पूरे साल की अपेक्षा यहाँ घूमने के लिए अनुकूल होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्लोरा फाउंटेन, हुतात्मा चौक, भारत देश भरा हुआ है कई सारे मॉन्यूमेंट्स के साथ, जिन्हें देखना ही अपने आप में एक बड़ी अनुभूति है। आज़ादी की लड़ाई की अगर बात करें, कई सारे प्रतीक हैं जो कि इस आज़ादी की लड़ाई के गवाह हैं और ऐसा ही एक प्रतीक है आज़ाद मैदान भी। जी हाँ, आज़ाद मैदान की भी मुख्य भूमिका है आज़ादी की लड़ाई में। कहा जाता है कि 1931 में महात्मा गांधी जी ने बड़ी राजनीतिक बैठकों को आज़ाद मैदान से ही संबोधित किया था। दिलों में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे, हमें रोको ना आज। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मंजर था साल 1931 में, जब हमारी आजादी के सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी जी ने मुंबई के इस आजाद मैदान में अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक जनसभा को संबोधित किया था। अंग्रेजों के समय में ये बॉम्बे जिमखाना क्लब के नाम से जाना जाता था। दक्षिण मुंबई क्षेत्र में स्थित ये मैदान मूल रूप से केवल ब्रिटिश क्लब के रूप में बनाया गया था, जिसे अंग्रेजी आर्किटेक्ट क्लाउड बैटल ने डिजाइन किया था। इस मैदान में एक लंबी इमारत है जो लॉबी, टेबल टेनिस क्षेत्र, बैडमिंटन कोर्ट, रेस्टोरेंट और लाउंज के रूप में कार्य करती है और दोनों सड़कों को जोड़ती है। इमारत और गली के बीच का क्षेत्र एक बड़ा मैदान है। सर्दियों के महीनों में यहाँ क्रिकेट खेला जाता है और मॉनसून के महीनों में इस मैदान में रग्बी और फुटबॉल खेला जाता है। एक समय में ये मैदान बॉम्बे पेंटागलर क्रिकेट मैचेस का प्रमुख केंद्र हुआ करता था।
इस मैदान को 15 दिसंबर 1933 को भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट मैच की मेजबानी करने का गौरव प्राप्त हुआ, जिसकी कप्तानी सीके नायडू ने की थी। इस मैदान को 10 दिसंबर 2002 को दिव्यांगों द्वारा खेले गए पहले अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच की मेजबानी करने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। दिव्यांगों का ये पहला टेस्ट क्रिकेट मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, जो मैच एक दिन का था जिसे भारत ने जीता था। आजादी की चाहत तो बेहद थी, लेकिन इस चाह में भारत ने हिंसा का रास्ता कतई नहीं अपनाया। हिंसा नहीं, अहिंसा से भारत ने आजादी की लड़ाई जीती। लेकिन जब सहयोग से बात ना बनी तो असहयोग का रास्ता जरूर अपनाया गया। अब बात करते हैं अगस्त क्रांति मैदान की, जहां से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। 1942 में महात्मा गांधी जी ने देश का झंडा फहराकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की और देश का नारा था, करो या मरो। गोवालिया टैंक मैदान। गोवालिया टैंक मैदान यानी आज का अगस्त क्रांति मैदान, ये वही मैदान है जहां से अंग्रेजों की नींव को हिलाकर रख दिया गया था। ये वही मैदान है जहां से भारत छोड़ो का नारा बुलंद हुआ। यहाँ पर 8 अगस्त सन 1942 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा सुनाया, जिसके बाद उन्हें रातों रात अंग्रेजों ने जेल में कैद कर लिया। लेकिन गांधी जी के बाद मैदान में मोर्चा संभाला अरुणा आसफ अली ने और गांधी जी के नारे को जन जन तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। दरअसल आंदोलन के शुरू होने से पहले ही महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। इसके बाद महात्मा गांधी के आह्वान पर यह आंदोलन इतना बड़ा बना कि जनता के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए प्रेरित किया था। अगस्त क्रांति मैदान से आज मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे भारत की युवा पीढ़ी अपनी इस अनमोल धरोहर के प्रति अनजान सी नजर आती है। आज ये मैदान युवाओं में अपनी पहचान तलाश रहा है। अगस्त क्रांति मैदान पर आसपास के लोग सुबह शाम जॉगिंग करते नजर आते हैं और बच्चे खेलते हुए मिल जाते हैं, जबकि दोपहर के वक्त ये मैदान कामकाजी लोगों का आरामगाह बन जाता है। इस मैदान ने मुंबईकरों के खुले मैदान की समस्या काफी हद तक पूरी की है। वहीं हम कुछ जानकारों की माने तो अगर आने वाले समय में बीएमसी ने इस मैदान की जानकारी आम लोगों में साझा नहीं की तो ये ऐतिहासिक मैदान नई पीढ़ी में अपनी पहचान खो सकता है। 19,000 वर्ग मीटर एरिया में बसे इस मैदान के कुल 5 भाग हैं। इसके एक भाग में गार्डन है, जिसके बीचों बीच गांधी स्मृति स्तंभ है। मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा अक्सर क्रिकेट खेलने में काम आता है। 2 अन्य हिस्सों में बच्चों व बुजुर्गों के लिए पार्क बने हैं। ये मैदान देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका बीएमसी की देखरेख में बना है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व युवा पीढ़ी को बताने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। भारत के कई हिस्से हैं और इनमें एक हिस्सा महाराष्ट्र का भी है। महाराष्ट्र ने आजादी की लड़ाई में कई बड़े फैसले देखे, कई बड़े पड़ाव देखे और जेलें भी, और साथ ही आज़ादी के दीवाने भी देखे। आज़ादी के दीवानों की जहां बात चली है तो बाल गंगाधर तिलक का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है, लेकिन कम ही लोग ये जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेज़ों की नींव हिला दी थी। पुणे के केसरीवाड़ा में बैठकर तगड़े फैसले लिए, बड़े आंदोलन किए और इसके सामने अंग्रेज़ों ने भी घुटने टेके थे। देश मर गया तो जिंदा कौन रहेगा, और अगर जिंदा रह भी गया तो जिंदा कौन कहेगा। स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों को बाल गंगाधर तिलक ने बखूबी समझा था। इसलिए आजादी की लड़ाई को चरम पर पहुंचाने वाला नारा दिया, जो था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक पुणे के गायकवाड़वाड़ा में रहते थे। इसे बड़ौदा के राजकुमार सयाजीराव गायकवाड़ ने बनाया था। तिलक जी ने इसे बाद में केसरीवाड़ा नाम दिया। इनका जन्म 23 जुलाई सन 1856 में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आजादी के महानायकों में से एक बाल गंगाधर तिलक ज्यादातर समय अपने स्टडी रूम में बिताते थे और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े सभी बड़े निर्णय और रूपरेखा भी इसी कमरे में बनाते थे। और आज भी
केसरीवाड़ा में उनके कमरे की प्रतिकृति मौजूद है। कमरे के अंदर लोकमान्य तिलक का बेड, उनकी छड़ी, उनके बर्तन, कुर्सी, मेज, जूते, किताबें और पेन आज भी मौजूद हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा को वही संघर्ष आज भी देखना पड़ता है, जिससे एक समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को गुजरना पड़ा था। वही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिन्हें अपनी राष्ट्रवादी सोच के कारण अशांति का जनक कहा गया। उन्हें ऐसा कहने के पीछे कई कारणों में से एक उनकी ओजस्वी भाषा थी, जिसने तत्कालीन समाज को तत्परता से स्वराज्य के विषय पर सोचने पर मजबूर किया। लोकमान्य तिलक ने अपने अखबार केसरी में मुजफ्फरपुर में क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के मुकदमे पर लिखते हुए तुरंत स्वराज की मांग उठाई थी, जिसकी वजह से इन्हें साल 1908 से लेकर 1914 तक राजद्रोह के मामले में मांडले, जो वर्तमान समय में म्यांमार का हिस्सा है, वहां जेल की सजा काटनी पड़ी थी। इस मुकदमे में तिलक की वकालत मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, जो कि अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में एक उदारवादी थे, लेकिन स्वतंत्रता तक एक प्रमुख कट्टरपंथी बनकर उभरे। बाल गंगाधर तिलक 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और यहाँ उन्होंने स्वराज का नारा बुलंद किया। भारत में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। जमशेदजी टाटा और तिलक ने मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स की भी स्थापना की। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की थी। उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1 अगस्त सन 1920 में आजादी के दीवाने और सबसे बड़े समाज सुधारक का निधन हो गया। हम आ पहुंचे हैं मणि भवन में, जो 1917 से 1934 तक महात्मा गांधी जी का घर था। अहिंसा और असहयोग आंदोलन से भारत को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी जी की भूमिका बेहद अहम रही और इसीलिए पहले वो गांधी जी के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसके बाद अपने मूल नाम यानी कि देश के राष्ट्रपिता या महात्मा गांधी जी के नाम से जाने गए। इस घर की एक अलग ही फीलिंग है, इस घर में एक अलग ही अनुभूति है। इस घर की दीवारें आज़ादी के लिए किए गए प्रयासों की कहानियों को बतलाती हैं। मणि भवन। मणि भवन देश में जब भी आजादी के सूत्रधार भवनों का जिक्र किया जाएगा तो उसमें मुंबई के लैम्बर रोड पर बनी साधारण इस 2 मंजिला इमारत का नाम ना लिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का मुंबई के इसी मणि भवन से आगाज किया था। साल 1917 से 1934 का समय देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। इस दौरान असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आम लोगों से जुड़े आंदोलन चले और आंदोलन को लेकर होने वाली कई बैठकें इसी मणि भवन में हुई, जिसमें देश के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। जब गर्मी होती थी तो बैठकों का दौर छत पर चलता था। साल 1917 में मणि भवन के पास रोज आने वाले एक व्यक्ति से महात्मा गांधी ने रुई धुनने के पहले पाठ सीखे। इसके अलावा उन्होंने चरखा काटना भी इसी भवन में ही सीखा था। साल 1919 में इसी मणि भवन से उन्होंने अंग्रेजी यंग इंडिया और गुजराती नवजीवन साप्ताहिक पत्रों के संचालन की जिम्मेदारी संभाली। अपने निवास के दौरान महात्मा गांधी ने कई उपवास और साथियों के साथ सलाह मशवरे मणि भवन के अंदर ही किए थे। जब महात्मा गांधी ने आजादी का बिगुल फूका तो 4 जनवरी सन 1932 को ब्रह्मबेला में अंग्रेजों ने उन्हें इसी भवन से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सन 1943 में 27 और 28 जून को कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक मणि भवन में ही हुई थी और ये इस भवन में महात्मा गांधी का अंतिम प्रवास था। मणि भवन की जमीनी तल पर एक लाइब्रेरी है, जिसमें महात्मा गांधी और उनके विचारों से जुड़ी करीब 50,000 किताबें हैं। पहले तल पर एक छोटा सा ऑडिटोरियम मिलेगा और दूसरे तल वो स्थान जहां महात्मा गांधी बैठा करते थे, जिसे अब शीशे से सील कर दिया गया है। शीशे के पार आप देखेंगे तो वहां चरखे, उनका टेलीफोन और एक छोटा सा हाथ से चलने वाला पंखा नजर आता है। हालांकि यहाँ रखा गद्दा और तकिया नए हैं।
महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी के द्वारा काटे गए सूत को यहाँ आज भी संरक्षित करके रखा गया है। इस मणि भवन में आपको महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं की झांकियां प्रस्तुत की गई हैं। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी चिट्ठी और सुभाष चंद्र बोस की लिखी चिट्ठी भी यहीं रखी गई है। कमरे के साथ ही लगी हुई है एक गैलरी, जहां खड़े होकर महात्मा गांधी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते थे। बताया जाता है कि इस मणि भवन का निर्माण साल 1912 में महात्मा गांधी के परम मित्र रेवाशंकर जगजीवन जवेरी ने कराया था। वहीं साल 1955 में इस भवन को गांधी स्मारक के रूप में बनाए रखने के लिए गांधी स्मारक निधि ने अपने कब्जे में इसे रख लिया। बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने मणि भवन में गांधी के कमरे का दौरा नवंबर साल 2010 में अपनी भारत यात्रा के दौरान किया था और 50 वर्षों में मणि भवन गांधी संग्रहालय का दौरा करने वाले पहले हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट बने। इससे पहले केवल मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने साल 1959 में इस भवन का दौरा किया था। तो महाराष्ट्र में आजादी के कई सारे प्रतीक हैं। मणि भवन को तो आपने देख लिया। अब सीधा चलते हैं दिल्ली की तरफ, जहां हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी आपको बता रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों तरफ का इलाका, इसे ही सेंट्रल विस्टा कहते हैं, जो सर एडविन लुटियंस की सोच से बना था। लगभग 3 किलोमीटर की लंबाई वाले इस इलाके में राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, संसद भवन, रेल भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन, रक्षा भवन, उद्योग भवन, हैदराबाद हाउस और जवाहर भवन समेत कई सरकारी इमारतें हैं, जिनमें ज्यादातर 1931 से पहले की है। इसलिए बढ़ती जरूरतों को देखते हुए आजादी के 75वें साल में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने ऐतिहासिक धरोहरों को आधुनिक तरीके से संवार रहा है। कई नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ नई दिल्ली वर्ल्ड क्लास कैपिटल सिटी बनने की राह पर है। नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ सरकार ये संदेश देना चाहती है कि ये नया भारत है जो उम्मीदों से भरा है और ऐतिहासिक धरोहरों की कहानी भी भारतीय ही है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नए विकास की झलक दिखा रहा है, जिसमें नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, करीब 3 किलोमीटर राजपथ का एरिया, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का नया घर और ऑफिस लेटेस्ट तकनीक से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा कई म्यूजियम भी बनाए जा रहे हैं। नए सेंट्रल विस्टा में सरकार के सभी मंत्रालयों को भी एक जगह लाए जाएंगे। इनमें कुछ प्रोजेक्ट्स का काम 70 से 80% तक पूरा हो चुका है, कुछ तकरीबन बनकर तैयार है और कुछ को अभी भी मंजूरी मिलने का इंतजार है। आप मेरे पीछे ऐतिहासिक इंडिया गेट देख रहे हैं, जो कि सेंट्रल विस्टा के उस स्ट्रेच को पूरा करता है जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति भवन से होती है। डेवलपमेंट वर्क काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस साल नवंबर तक इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आधुनिक अर्बन इंफ्रा के हिसाब से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वक्त की जरूरत है। इसके सामाजिक और राजनीतिक मायने चाहे जो भी हो, पर सच ये है कि पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग को रीडेवलप करने की जरूरत थी। भारत की राजधानी को जो है फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन जामा पहनाने के लिए ये तो बहुत आवश्यक चीज़ है, लेकिन ये एक छोटा सा कदम है। बहुत कुछ करना होगा, हमारे विचारधारा में बदलाव लाना है, कार्य पद्धति में बदलाव लाना है। जो कहते हैं कि ईज ऑफ बिजनेस है, बहुत चीज़ें हैं। देखिए, नए भारत में केवल बिल्डिंग से तो ये तो एक है, मुख्य पहलू है, जैसे कहते हैं इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, मगर इट इज़ नॉट द ओनली और मेजर एस्पेक्ट। ठीक है, वह एक इशू है, बहुत ज़रूरी था ये करना ज़रूरी था, क्योंकि वो बिल्डिंग पुरानी भी होती जा रही थी। वो बिल्डिंग जो थी बनी हुई सेंट्रल विस्टा में पहले की, उसमें से बहुत सी बिल्डिंगें इंक्लूडिंग पार्लियामेंट हाउस, उनके स्ट्रक्चर की स्थिरता भी कम हो गई थी। अब वो दम नहीं रह गया था बिल्डिंग्स में, तो मेजर उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसमें रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत थी, स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट, स्ट्रेंथनिंग की भी। तो इसलिए वो तो बहुत आवश्यक काम है ये। बस ये जैसे मैंने कहा कि ये इसमें अच्छा दृष्टिकोण भी है और विजन भी अच्छा है, सब कुछ है।
आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पेश करने के लिए सेंट्रल विस्टा एक्सिस को इंडिया गेट से बढ़ाकर पुराने किले तक ले जाने की योजना है, जिसका नाम होगा नव भारत उद्यान। पुराने किले पर हूं और सरकार ये चाहती है कि इसी के नज़दीक नव भारत उद्यान तैयार किया जाए, जो कि एक्सटेंडेड सेंट्रल विस्टा का हिस्सा होगा। सरकार की योजना ये भी है कि इस उद्यान के अंदर 134 मीटर लंबा एक भव्य स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, जो कि आज़ादी के 75वें साल में भारत के आत्मनिर्भर बनने की तस्वीर पेश करेगा। भारत देश अपने आप में ही महान है और इस देश के महान प्रतीकों की गाथा से ही पता चलता है कि हम किस पावन मिट्टी के अंश हैं। देश के प्रति सम्मान, समर्पण और अनुराग की भावना को हमेशा जागृत रखें और हमारे स्वतंत्र वीरों के बलिदान को भी हमेशा याद रखें, क्योंकि उन्हीं के बलिदान से हमें हमारी आज़ादी मिली है। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार। भारत देश हमारा प्रणाम। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तिरंगा, घरो घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। सफ़र किस बात से शुरू हुआ, किस तरह शुरू हुआ, कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? हमारा सफ़र बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि हमारी जो एसबीआई म्यूचुअल फंड का होंद में आना हाँ। स्टार्ट हुआ था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से।